ली कोलियर ड जामा यानी द डायमंड नेकलेस अर्थात हीरो का हार। यह एक फ्रांसीसी कहानी है। इसे लिखा है गी डा मोपासा ने और अल्बर्ट यमसी मैकमास्टर ने इसे फ्रांसीसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है और अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। तो चलिए सुनिए कहानी का हिंदी वर्जन हीरो का हार मेरे ही स्वर में। उस लड़की का नाम मथिल्डा था। वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक नयन नक्श वाली थी, लेकिन उसका जन्म एक क्लर्क के घर हुआ था, इसलिए वह खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि उसे किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। एक गरीब घर में पैदा होना उसकी बदकिस्मती या ईश्वरीय भूल का नतीजा है। क्योंकि उसके माता पिता अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास दहेज देने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी कि कोई अमीर या मुअज्जज आदमी आकर उसका हाथ मांगेगा। इसलिए वह चुपचाप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ऑफिस के एक क्लर्क मिस्टर लॉयसेल के साथ अपना विवाह हो जाने दिया। वह आम औरतों द्वारा पहने जाने वाले साधारण से कपड़े पहनती थी, क्योंकि अच्छे ब्रांडेड कपड़े वह नहीं खरीद सकती थी। लेकिन वह हमेशा यह सोचकर दुखी रहती थी कि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। वैसे खूबसूरत होने का ताल्लुक़ किसी जाति या रैंक से नहीं होता है, और ऐसा भी कोई विधि का विधान नहीं है कि खूबसूरत लड़कियां सिर्फ अमीर परिवारों में ही जन्म लेंगी। लेकिन मथिल्डा यह सोच सोचकर लगातार दुखी हुई रहती थी कि उसे तो ईश्वर ने एक अमीर परिवार में अच्छी अच्छी चीज़ों का स्वाद चखने और मस्ती भरी एक आराम तलब ज़िंदगी जीने के लिए बनाया था। लेकिन वह ऐसी जगह पैदा हो गई जहाँ कुछ भी नहीं है। वह हमेशा अपने घर की दशा देखकर दुखी रहती थी। साधारण से घर की नंगी दीवारें, पुरानी टूटी फूटी कुर्सियाँ, इधर उधर झूलते हुए बदसूरत किस्म के सस्ते पर्दे उसके मन में खींच पैदा करते थे। जिन चीज़ों की तरफ उसके जैसे क्लास की औरतों का कभी ध्यान भी नहीं जाता था, उन चीज़ों को देखकर वह दुखी होती रहती थी। उसके घर में जो ब्रेटन पीजेंट टाइप की नौकरानी काम करती थी, उसकी हालत देखकर वह तरस खाती थी, क्योंकि उसका सपना था कि उसके पास एक आलीशान घर हो जिसमें बड़े बड़े हॉल हों, उसमें तरह तरह की डिज़ाइन वाले बेशकीमती सिल्क के पर्दे लटकते हों, पूरे घर में सीलिंग से लटक रहे चांदी के बड़े बड़े फानूसों से रोशनी बिखरती हो, घर में काम करने वाले नौकर वर्दी पहने हुए हों और गेट पर भी वर्दी पहने हुए गेट कीपर हों, जो कुर्सियों पर पसरे पसरे ऊँघते रहें और भट्ठियों की गर्मी उन्हें हमेशा गरमाती रहे। वह सपने देखती थी कि उसके महल सरीखे घर में कई रिसेप्शन हॉल हों, जिसमें सिल्क के बेशकीमती पर्दे लटकते हों और उसमें आगंतुक बैठकर उसका इंतज़ार करते रहें। इतना ही नहीं, सहेलियों के साथ बैठकर गपशप करने के लिए एक अलग हॉल हो, जिसमें बहुविध चित्रकारी से सजे बहुमूल्य फैब्रिक्स के पर्दे लटकते हों। जब वह अपने पति के सामने डिनर टेबल पर बैठती थी, तो उस पर कई दिनों का धोया टेबल क्लॉथ पड़ा रहता था, जिसे देखकर वह दुखी हो जाती थी। लेकिन उसके पति को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बर्तन का ढक्कन हटाता था और खुश होकर डिश की तारीफ़ करते अघाता नहीं था, जबकि उसके सामने बैठी उसकी बीवी अपनी कल्पना लोक में खोई रहती थी कि उसके पास एक आलीशान डाइनिंग हॉल होता, जिसकी दीवारों से व्यक्तियों और सुंदर
सुंदर पशु पक्षियों की खूबसूरत तस्वीरों से सजे हुए बहुमूल्य सिल्क के पर्दे लटकते रहते। डाइनिंग टेबल पर चमचमाते चांदी के बर्तनों में वर्दी पहने हुए साफ सुथरे खानसामों के हाथों तरह तरह के सुस्वाद व्यंजन परोसे जाते। लेकिन उसके पास ना तो अच्छे ब्रांडेड कपड़े थे और ना ही जेवरात। लेकिन वह सोचती थी कि काश मेरे पास कुछ ना होता, बस कुछ गहने होती। उसके मन में आता था कि उसे गहने पहनने के लिए ही ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है। वह चाहती थी कि उसकी ऐसी शान और शौकत होती जिसे देखकर लोग घृणा करते, उसकी लाइफ स्टाइल देखकर जलते, उसकी तड़क भड़क देखकर उसके आगे पीछे दौड़ते रहते। उसकी एक सहेली थी, कॉन्वेंट स्कूल की क्लासमेट मैडम फॉरेस्टियर, जो बहुत अमीर थी। लेकिन वह उससे मिलने कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उससे मिलकर वह दुखी हो जाती थी। उसकी तड़क भड़क उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शाम को ऑफिस से जब उसका पति घर आया तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। लो, यह खास तुम्हारे लिए, मथिल्डा के हाथ में थमाते हुए वह चहक कर बोला। उसने लिफाफा लेकर जल्दी जल्दी फाड़ा तो उसमें से एक कार्ड निकला जिस पे लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्जेस रामपनो की तरफ से मिस्टर एवं मिसेज लॉयसेल को सप्रेम सूचित किया जाता है कि आप लोग 18 जनवरी दिन सोमवार सायंकाल महल में आकर अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करें। जैसा कि मिस्टर लॉयसेल ने सोचा था कि कार्ड पाकर वह खुश हो जाएगी, लेकिन उसके उलट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह खुश होने की बजाय मेज़ के ऊपर कार्ड को फेंकते हुए झिझक कर बोली, इसे लेकर मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। तुम्हें बाहर जाकर घूमने घामने का कभी मौका नहीं मिलता, तो इसी बहाने तुम्हें एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे पाया है। वहाँ तो सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा और ख़ास लोगों को ही तरजीह दी गई है। ऑफिस के मेरे जैसे क्लर्कों को यह कार्ड दिया ही नहीं गया है। पूरा स्टाफ वहाँ जमा होने वाला है। वह कहता जा रहा था, लेकिन मथिल्डा थी कि उसकी तरफ नफ़रत से देखते हुए बेसब्र हुई जा रही थी। उसके चुप होते होते वह बोल पड़ी, तुमने जो सोचा सही सोचा, मगर शायद यह नहीं सोचा कि मैं वहाँ पहनकर जाऊँगी क्या। वास्तव में उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया था, इसलिए अचानक बोलने में वह हकलाने लगा, जो ड्रेस बाहर जाने के लिए पहनती हो वह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते कहते वह रुक गया, क्योंकि उसकी बीवी रोने लगी थी। उसकी दोनों आँखों के कोरों से आंसू निकल निकल कर उसके मुंह के दोनों तरफ से होते हुए नीचे गिर रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? बड़ी कोशिश करके उसने अपने आप पर काबू पाया और अपने गालों को पोंछती हुई बोली, कुछ नहीं हुआ। कोई ड्रेस नहीं ढंग का मेरे पास, बस इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। एक अच्छा सा नया ड्रेस कितने में आ जाएगा? उसके पति ने पूछा। वह गुणागणित करने लगी कि कितना बताए जिसमें ड्रेस अच्छा आ जाए और वह मना भी ना कर सके। यह सोचने में उसे कुछ समय लगा। फिर भी उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक ठीक मैं नहीं बता सकती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि यही कोई 400 फ्रैंक्स में आ जाएगा। यह सुनकर उसका मुंह लटक गया। वह उदास हो गया, क्योंकि उसने बड़ी कोताही से एक सू करके 400 फ्रैंक्स जुटाए थे, जिससे वह एक गन खरीदने वाला था। आगे गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, उसमें अपने दोस्तों के साथ वह चिड़ियों का शिकार करने के लिए जाने वाला था। लेकिन अब मथिल्डा के लिए एक ड्रेस लेना ज़रूरी हो गया, इसलिए वह बोला, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, और जाकर
एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लो। मिनिस्ट्रियल बॉल समारोह का दिन बिल्कुल नज़दीक आ गया और मथिल्डा का ड्रेस भी लगभग बनकर तैयार हो गया, लेकिन वह अब भी उदास और दुखी लग रही थी। शाम को उसके पति ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों से तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। तब उसकी बीवी ने कहा, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरे पास कोई जेवर तो है ही नहीं जिसे पहनकर मैं पार्टी अटेंड करने जाऊँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा यही होगा कि मैं मुफलिसी भरा अपना उदास चेहरा लेकर जाऊँगी ही नहीं। यहाँ फूलों का मौसम चल रहा है, तुम क्यों इतना फ़िक्र कर रही हो? अरे फूलों का हार बनाकर गले में पहन लो और फूलों का गजरा बालों में लगा लो। यह एकदम नेचुरल है और बहुत सुंदर लगेगा। उसके पति की बातें उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थीं, बल्कि जहर लग रही थीं। उसने कहा, वहाँ जो भी औरतें आएंगी वे सब खूबसूरत होंगी और गहनों से लदी भी होंगी। उनके बीच तुम्हारे कहे मुताबिक अपना हुलिया बनाकर जाना कितना अपमानजनक लगेगा, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। तभी उसका पति खुशी से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, मथिल्डे, हम भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। मैडम फॉरेस्टियर के बारे में हमने एक बार नहीं सोचा। तुम जाकर उनसे मिलो और उन्हीं से कुछ जेवरात मांग लो। तब वह भी खुशी के मारे चिल्ला पड़ी और बोली, अरे हाँ, ठीक तो है, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी परेशानी का सारा किस्सा कह सुनाया। उसकी बात सुनते ही मैडम फॉरेस्टियर उठकर अंदर गई और तिजोरी लाकर उसके सामने रख दी। उसे खोलते हुए कहा, ले लो, इसमें से जो भी लेना चाहो ले लो। सबसे पहले उसने कई ब्रेसलेट आजमा कर देखे, फिर मोतियों के कई हार को गले में डालकर देखा और तब सोने के क्रॉस शेप के एक लॉकेट को आजमाया। जिस किसी जेवर को हाथ लगाती या उठा लेती, उसकी कारीगरी उसका मन मोह लेती थी। उसकी हालत यह हो गई कि वह किसी को छोड़ भी नहीं पा रही थी और ले भी नहीं पा रही थी। जब वह इस तरह तय ना कर सकी तो उसने एक एक को पहन करके आईने के सामने खड़े होकर के भी देखा, फिर भी किसी एक को फाइनल ना कर सकी तो बोली, क्या और कुछ नहीं है? क्यों, सबको देख लिया? और भी तो हैं इसमें, देखो सब, जैसा तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। सारे जेवरों को उलटते पलटते उसकी नज़र हीरों के एक हार पर पड़ गई और वहीं ठहर कर रह गई। वह एक बॉक्स में रखा हुआ था जिस पर काले सिल्क का कवर चढ़ा हुआ था। उसने जब उसे हाथों में लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। अपने ड्रेस के ऊपर उसने उसे रख कर के आईने के सामने खड़े होकर के देखा और खुशी के मारे झूम उठी। फिर उसने हिचकिचाते हुए मैडम फॉरेस्टियर से कहा, क्या तुम इसे दे सकती हो? यही एक, बस ले जाओ यार, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। यह सुनकर वह खुशी से उसके ऊपर गिर पड़ी और उसके गले से लिपट गई। आखिरकार मैडम लॉयसल बाल पार्टी में जाकर शामिल हो गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ जितनी भी औरतें जमा थीं, उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक, सबसे जिंदा दिल और खुशगवार, सबकी निगाहें उसके ऊपर ही लगी हुई थीं। सब लोग उसे अपना परिचय देना चाहते थे और उसका परिचय लेना चाहते थे। उसने सबके साथ पूरे जोश से भर कर डांस किया। चहल पहल में रात कैसे बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। मैडम लॉयसेल सुबह 4 बजे वहाँ से निकलना चाहती थी। मिस्टर लॉयसेल तो आधी रात के बाद ही अलग एक शांत कमरे में नींद मारने लगा। उसके साथ 3 और लोग थे जिनकी औरतें भी डांस करने में मशगूल रहीं। जब वह चलने को हुई तो उसने अपने ऊपर एक सस्ती शाल ओढ़ ली
जिस प्रकार की साल उसके जैसी औरतें ओढ़ा करती हैं। अब वह वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहती थी ताकि उसे एक सस्ती साल में लिपटी हुई कोई देख न ले। उसके पति ने उसे रोकते हुए कहा, रुको 1 मिनट, बाहर की तरफ बड़ी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं कोई कैब बुला कर लाता हूँ। लेकिन मथिल्डा ने उसकी बात नहीं मानी और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर गई। जब वे नीचे गली में पहुँचे, उन्हें वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं मिली। थोड़ी देर रुककर वे गाड़ी का इंतज़ार करते रहे। जब कोई गाड़ी वाला उनके पास से बिना रुके गुजर जाता तो वह उसके ऊपर ज़ोर से चिल्ला पड़ता और गालियाँ देने लगता। निराश होकर वे लोग सीन नदी के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़े और रास्ते में वह कांपने लगी। आखिरकार बंधे के पार पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी किस्म की गाड़ी मिल गई। इस तरह की गाड़ियां पेरिस शहर में सिर्फ रात के वक्त चला करती हैं, जैसे कि दिन में चलने में उन्हें शर्म लगती है। वे पेरिस शहर के रू डे मार्टर्स मोहल्ले में कहीं रहते थे। कैब से उतरकर वे थके थके सीढ़ियों को चढ़कर अपने फ्लैट में पहुँचे। मैडम लॉयसेल का ऑरा अब ख़त्म हो चुका था। घर पहुँचते ही उसका पति जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे कल सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचना था। उधर मैडम लॉयसेल आईने के सामने खड़ी होकर अपने ऊपर से शाल हटाई ताकि आखिरी बार और एक मर्तबा अपना लुक देखकर अपनी नज़रों में बसा सके। लेकिन वह आईने में देखते ही ज़ोर से चीख पड़ी। उसके गले में हार नहीं था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मिस्टर लॉयसेल ने घबरा कर पूछा। अब तक उसने आधा ही कपड़ा उतारा था। फप फॉरेस्टियर का हार कहीं गिर गया, वह मेरे गले में नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर लॉयसेल सन्न रह गया। क्या कह रही हो? यह कैसे हो सकता है? उन्होंने हार को जल्दी जल्दी ढूंढना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसकी स्कर्ट की पॉकेट में टटोला, फिर क्लोक को कई मर्तबा अच्छे से झाड़ कर देखा। उसके बाद डेस्क की हर जगह देख डाला, लेकिन उन्हें हार कहीं नहीं मिला। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि वहाँ से निकलते समय हार तुम्हारे गले में था? मिस्टर लॉयसेल ने पूछा। हाँ, और अगर वह कहीं गली में गिरा होता तो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ी होती। मुझे लगता है कि वह कैब में कहीं गिरा होगा, मथिल्डा बोली। हाँ, यह भी हो सकता है, उसके पति ने कहा। तो क्या तुमने कैब का नंबर लिया है? उसने पूछा। नहीं तो। तब दोनों एक दूसरे को हैरत में देखते रह गए। आखिरकार मिस्टर लॉयसेल ने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और कहा, मैं पैदल ही जाऊंगा और पूरे रास्ते भर चल कर देखूँगा, शायद कहीं मिल जाए। यह कहकर वह बाहर निकल गया। वह उसका इंतज़ार करते हुए बैठी रही। उसकी सोने की इच्छा मर चुकी थी, क्योंकि चिंता और नींद में कहीं दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। वह ठंड में बिना अंगीठी के बैठकर हार के बारे में सोचती रही। उसका पति 7 बजे सुबह लौटकर खाली हाथ घर आया। हार उसे नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। अखबारों में गुमशुदगी का इश्तहार निकलवाया और घोषणा भी करवा दी कि हार वापस करने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। उनकी एरिया में जितनी भी कैब की ऑफिस थीं, उन सब में भी जाकर रिपोर्ट की। इस तरह अपनी जान उन्होंने हार खोजने की कोई भी कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। जहाँ कहीं भी हार मिलने की उम्मीद नज़र आती थी, वहाँ जाकर उन्होंने वह सब किया जिससे उन्हें हार मिल सके। अगले दिन वह घर में बैठी बड़े दुखी मन से इंतज़ार करती रही कि हार को लेकर कोई खबर आए या कोई हार ही लेकर आ जाए। इतना दुखी तो वह तब नहीं थी जब उसके पास एक भी जेवर नहीं था। देर शाम को उसका पति भी दुखी मन से घर लौट आया। उसे भी न तो हार मिला और न ही हार की कोई खबर मिली। दोनों अब निराश हो गए। मिस्टर लॉयसेल ने अपनी बीवी से कहा, ऐसा करो कि तुम अपनी सहेली को एक पत्र लिख दो।
कि हार का हुक टूट गया है, उसे लगवाने के लिए दिया गया है। इस तरह हमें हार की तलाश करने का कुछ और समय मिल जाएगा। जैसा उसके पति ने कहा वैसा उसने मैडम फॉरेस्टियर को लिख दिया। इस तरह हार तलाशने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय और मिल गया। लेकिन 1 हफ्ता वह भी निकल गया और हार की कोई खबर नहीं मिली, तो उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसका पति उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसके पास अनुभव भी ज़्यादा था। उसने कहा, अब हमें हार को किसी भी तरह वापस करने के बारे में सोचना होगा। इसलिए अगले दिन हार वाले बॉक्स को लेकर वे उस ज्वेलर के पास गए जिसका नाम बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। उसने अपनी बही खाते में टटोल कर देखा। उसके बाद बोला, मैडम, डिब्बा तो मेरी ही दुकान का है, लेकिन ऐसा कोई हार मैंने कभी किसी को बेचा नहीं है। उसके बाद भी वे बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास घूम घूम कर खोए हुए हार की हूबहू डिजाइन वाले दूसरे हार की तलाश करते फिरते रहे। पेरिस की मशहूर आभूषण की दुकान रॉयल पैलेस में उन्हें हूबहू डिजाइन का एक हार मिल गया, जिसका दाम 40,000 फ्रैंक्स था। लेकिन ज्वेलर ने उनसे कहा कि वह 36,000 फ्रैंक्स में उन्हें मिल सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ और सौदेबाजी करने की कोशिश की कि हार उन्हें 34,000 फ्रैंक्स में मिल जाए, लेकिन उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो सका, क्योंकि ज्वेलर 36,000 फ्रैंक्स पर अड़ गया था। उससे कम पर वह हार बेचने पर राज़ी नहीं हुआ। तत्काल उनके पास उतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्वेलर से विनती की कि वह मेहरबानी करके कम से कम 3 दिनों तक उनका इंतज़ार करे। उनके पास 18,000 फ्रैंक थे और बाकी के 18,000 उन्हें उधार लेने पड़े। उन्होंने उधार तो लिया, लेकिन किसी एक जगह से नहीं, 100 हज़ार फ्रैंक्स करके अनगिनत जगहों से। उनके लिए 18,000 फ्रैंक्स जुटाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख लिख कर दिया। कई जगहों पर उन्होंने जोखिम भरे वादे भी किए। दूसरा हार तो उन्होंने खरीद कर मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दिया, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई, क्योंकि ऐसी ऐसी शर्तों पर उन्होंने रकम ले रखी थी कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि उसे चुकता कैसे किया जाएगा। जब मैडम लॉयसेल मैडम फॉरेस्टियर के पास हार लेकर गई, तो मैडम फॉरेस्टियर ने कुछ रूखे स्वर में उलाहना देते हुए कहा, बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, ज़रा और जल्दी लेकर आना चाहिए था। इसका मुझे काम था, इसे पहनकर एक जगह जाना था। फिर भी उसने बॉक्स खोलकर देखा नहीं। जैसा कि मथिल्डा डर रही थी कि कहीं अगर उसने पहचान लिया तो न जाने क्या सोचेगी, न जाने क्या कहेगी, कहीं वह उसे गलत न समझ ले, उसे चोर न समझ बैठी। हार तो वापस कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मथिल्डा के जीवन का कठिन दौर शुरू हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, खूब मेहनत करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से, चाहे जैसे, कर्ज तो अदा करना ही था, वह उसे चुकता करेगी। उन्होंने अपनी नौकरानी को मना कर दिया, घर बदल दिया, करकट वाली छत का एक कमरा लेकर रहने लगी। उसे अब पता चल रहा था कि घर के काम करना कितना कठिन होता है, किचन के सारे काम कितने उबाऊ होते हैं। घरों में जाकर उसने बर्तन साफ़ करने का काम शुरू किया। तेल और जूठन लगे बर्तनों को अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से खुरच खुरच कर उसने साफ़ किया। लोगों के गंदे कपड़े धोए और रस्सियों पर डालकर उन्हें सुखाया। कचरे का डिब्बा उठाकर फेंकने के लिए रोज़ सुबह गली को पार करके जाती थी। कई घरों में पानी भरने का काम किया, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ने पर उसकी सांस फूलने लगती। साधारण औरतों के जैसे कपड़े पहने, झोला लेकर किराना स्टोर, फल वाले की दुकान, मांस की दुकान पर वह एक एक सू के लिए सौदेबाजी करती रही। महीना ख़त्म होने पर जितनी रकम जुट पाती थी, उसे वापस करके वे लोग बची हुई बाकी रकम के महाजनों के यहाँ जाकर
कुछ और समय देने के लिए गिड़गिड़ाते, फिर वह अपने काम पर लग जाती। मिस्टर लॉयसेल ने भी दिन रात काम किया। दिन भर वह व्यापारियों के यहाँ हिसाब किताब करता था और रात में कहीं 5 फ्रेंच पर पेज कुछ लिखने का काम भी किया करता था। इस तरह का कठिन जीवन उन्हें पूरे 10 साल जीना पड़ा, तब जाकर उन्होंने कर्ज चुकता किया। इस दौरान सूदखोरों ने भी उनके साथ खूब मनमानी की। वे सूद पर सूद जोड़कर लगाते रहे और वसूलते रहे। 10 वर्षों में मथिल्डा बूढ़ी लगने लगी। अब वह गरीब औरतों के जैसे रहने लगी। उसके हाथ खुरदरे हो गए, गालों की चिकनाई गायब हो गई और उन पर झुर्रियाँ नज़र आने लगीं। उसकी आवाज़ कर्कश हो गई। जब उसका पति काम से बाहर होता तो घर में बैठे बैठे वह उस रात के बारे में सोचने लगती जब उससे मिलने के लिए हर कोई उतावला था, हर कोई उससे परिचित होना चाहता था। वह अपने मन में सोचती थी कि उस दिन अगर हार खोया नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती। यह जीवन भी कितना परिवर्तनशील है। छोटी से छोटी बात भी किसी के जीवन को बना या बिगाड़ देती है। एक दिन संडे को हफ्ते भर की थकान दूर करने के लिए मथिल्डा सांज एलिजी की तरफ टहलने चली गई। वहाँ उसकी नज़र एक औरत पर पड़ गई जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था और वह उसे लिए लिए टहल रही थी। वह मैडम फॉरेस्टियर थी। वह अभी जवान थी, खूबसूरत और आकर्षक भी। उसे देखकर मैडम लॉयसेल ठिठक गई और सोचने लगी कि क्या वह उसे मिले या नहीं, बात करे या नहीं। फिर निश्चय किया कि अब उससे मिलने में क्या हर्ज है। अब तो उसने सारा कर्ज भी चुकता कर दिया। अब वह उसे सब कुछ एकदम डिटेल में बता सकती है, क्योंकि जो होना था अब तो हो ही चुका। अब उसे छुपाने से क्या फ़ायदा। वह उसके पास गई और बोली, हेलो जीनी। मैडम फॉरेस्टियर चौंक पड़ी, क्योंकि उसने अपनी सहेली को पहचाना ही नहीं। वह अपने मन में सोचने लगी कि यह औरत कौन है और क्यों वह उसे उसके घर के नाम से बुला रही है। इसलिए उसने कहा, लेकिन मैडम माफ़ करना, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आपसे शायद कोई गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैं मथिल्डा हूँ, आपकी सहेली। यह सुनकर फॉरेस्टियर हैरान रह गई। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अरे मथिल्डा, तुम इतना चेंज कैसे हो गई? हाँ, जब मैं तुमसे तुम्हारे घर पर मिली थी तभी से मेरी ज़िंदगी में कठिन दौर शुरू हो गया और तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में सारी दुश्वारियाँ पैदा हुई। मेरी वजह से? कैसे? मैं समझी नहीं। तुम्हें वह हीरो का हार याद तो होगा ही जिसे मैंने मिनिस्ट्रियल बॉल के लिए तुमसे लिया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। वह मुझसे कहीं खो गया। लेकिन तुमने तो मेरा हार वापस कर दिया था। वह तुम्हारा हार नहीं था, तुम्हारे हार की हूबहू दूसरा हार था। उसे मैंने खरीद कर तुम्हें दिया। उसे खरीदने में हमें जितनी रकम खर्च करनी पड़ी वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए हमें इतना कर्ज लेना पड़ा कि उसे चुकता करने में हम बर्बाद हो गए। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा। 10 साल बहुत होते हैं जीनी। हमें 10 साल उसके लिए मेहनत करना पड़ा। अब जाकर वह किसी तरह से चुकता हो पाया है और अब मैं खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर चलते चलते रुक गई और बोली, तुम कह रही हो कि तुमने दूसरा हार खरीद कर मुझे दिया? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे हार के जैसा ही। और जब मैंने तुम्हें दिया तो तुमने उसका बॉक्स खोलकर देखा भी नहीं। इतना कहकर अपनी चतुराई पर वह गर्व से मुस्करा पड़ी। मगर उसकी बात सुनकर मैडम फॉरेस्टियर सन्न रह गई। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी
अपनी सहेली के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह बोली, या तुमने क्या किया मथिल्डा? ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। मेरा हार तो नकली था, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी।